वेलकम टू सीए विजडम चैनल। सो आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 ऑफ ऑडिट करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स गो थ्रू इट। सो चैप्टर नंबर 11 इज ऑल अबाउट ऑडिट रिपोर्ट। ओके, सो ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या होता है ये इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, सबसे पहले वाई ऑडिट रिपोर्ट क्यों बनाते हैं। ओके, हमें इससे पहले जानना होगा हम एज एन ऑडिटर हम हमारा काम क्या, हमारा काम है ओपिनियन देना। ओके, ओपिनियन आप ओरली भी दे सकते हो, आप रिटर्न भी दे सकते हो। ओके, सो ओरली क्या इतना पॉसिबिलिटी है कि आप हर एक यूजर्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स उनको बताओगे कि ये स्टेटमेंट प्रॉपर है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर है, ऐसा आप हर एक जन को जाकर बताओगे। ओके, ये पॉसिबिलिटी है नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, इट्स इम्पॉसिबल टू डू सो। ओके, सो आप क्या करोगे, आप क्या एक रिटर्न इंफॉर्मेशन बनाओगे, एक रिटर्न स्टेटमेंट बनाओगे जिसी को बोला जाता है ऑडिट रिपोर्ट। ओके, सो द पर्पस, ये पर्पस ऑडिट करने का पर्पस क्या, ऑडिट करने का पर्पस है ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बने। ओके, उनका कॉन्फिडेंस बने ताकि उनको मालूम लगे, उनको पता चले कि ये कंपनी प्रॉपर कंडक्ट कर रही है। ओके, ये कंपनी कोई फ्रॉड कुछ नहीं कर रहे है। ओके, सो उनको मालूम होना चाहिए कि कंपनी के अंदर क्या क्या हो रहा है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर्स है, फाइनेंशियल का स्टेटमेंट का यूजर्स कौन कौन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इन्वेस्टर हो सकते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं कंपनी, उनका शेयर होल्डर्स हो सकता है जो कंपनी का शेयर होल्डर्स है। सो उन लोग ज्यादातर उनको मालूम नहीं होता कि कंपनी में क्या चल रहा है, तो उनको मालूम करने के लिए, उनको मालूम होने के लिए क्या उन लोग क्या चेक करते हैं, उन लोग चेक करते हैं ऑडिटर का रिपोर्ट। ओके, ऑडिटर का रिपोर्ट चेक करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं, एंड देन उनको मालूम पड़ता है कि अब कंपनी वर्क कैसा कर रहा है। ओके, कंडक्ट कैसा कर रहा है। ओके, सो the aforesaid purpose is achieved by the expression of an independent reporting by the auditor as to whether the financial statement exhibit a true and fair view of the affairs of the entity. So the main users of audit report are shareholders, members and all other stakeholders of the company. All other stakeholders में सब कुछ आता है, डेटर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, हर एक पार्टी। ओके, जो भी रिलेटेड है उस कंपनी से वो आ जाता है, ऑल अदर स्टेक होल्डर्स। फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, सो ऐसे 700 के अंदर कवर होता है, हमें ओपिनियन रिपोर्ट करना पड़ता है। ओके, सो इसमें बताया जाता है ऑडिटर का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। ओके, द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस essay आर एम्ड एट एड्रेसिंग एन अप्रोप्रिएट बैलेंस बिटवीन द कंसिस्टेंसी एंड कंपैरेबिलिटी। व्हाट डज दिस मीन, देखो ऑडिट रिपोर्ट कैसा होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। ओके, हम ओपिनियन कैसा बताएंगे, बाय बाय इन राइटिंग। ओके, बट हर एक ऑडिटर का अलग अलग राइटिंग हो सकता है, अलग अलग कंटेंट हो सकता है, अलग अलग मैटर्स हो सकते हैं। ओके, हर एक ऑडिटर अलग अलग तरीके से लिखेंगे, विच विल क्रिएट इनकन्सिस्टेंसी एंड इनकम्पेरेबिलिटी। हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि एक कंपनी दूसरा कंपनी से कितना बेटर है, कैसा है। ओके, हम इजीली कंपेयर नहीं कर पाएंगे। सो इसको कम करने के लिए, ओके, इसको कम करने के लिए, कंसिस्टेंसी को बढ़ाने के लिए, कंपैरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमारा पास स्टैंडर्ड्स आया है। ऐसे 700 बताते हैं कि क्या क्या मैटर्स इंक्लूड होना चाहिए, कैसे ये फ्रेमवर्क होना चाहिए, क्या ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनना चाहिए, ये ऐसे 700 के अंदर बताया जाता है। ओके, ताकि इवन इन द ग्लोबली भी आप एक कंपनी दूसरा कंपनी में ऑडिट रिपोर्ट आप कंपेयर कर सकते हो। ओके, वेरी इजीली। तो इसके लिए ये ऐसे लाया गया है। इट promotes the credibility in the global marketplace by making more readable, identifiable those audits that have been conducted in accordance with the globally recognized standard. Okay, so globally recognized standard के अकॉर्डिंग आप ऑडिट रिपोर्ट बनाओगे तो क्रेडिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाता है। ओके, it also helps to promote the user's understanding and to identify unusual circumstances when they occur. नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का, ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है ओपिनियन देना। ओके, बट ओपिनियन देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, एंड देन हमें इवेलुएट भी करना पड़ता है, जो जो कंक्लूजन ड्रॉ किया है, जो जो ऑडिट एविडेंस मिला है उसके ऊपर, जो जो कंक्लूजन ड्रॉ किया है उसके ऊपर हमें इवेलुएट भी करना पड़ता है। इवन हमें ओपिनियन रिटर्न रिपोर्ट में बताना पड़ता है, दैट इज ऑडिट रिपोर्ट। ओके, सो ये दो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिटर का। तो टू फॉर्म एन ओपिनियन, ओके, हमें ओपिनियन बताना पड़ता है कि
क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर फ्रेमवर्क में किया है कि नहीं, ओके। पूरा मटेरियल जो भी है, मटेरियल आइटम जो वो डिस्क्लोज किया है कि नहीं, ये सब हमें एज एन ओपिनियन आपको बताना पड़ता है। ओपिनियन कैसे बताएंगे, रिजनेबल अश्योरेंस से। रिजनेबल अश्योरेंस कैसे मिलेगा, बाय सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ओके। एंड इवन जो मिसस्टेटमेंट्स है वो मटेरियल है कि नहीं, इंडिविजुअली या एग्रीगेट टू इन टोटल, वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। एंड उसका इवैल्यूएशन, उनका इम्पैक्ट कैसा होगा, वो भी हमें चेक करना चाहिए। नाउ इवैल्यूएशन का बात आ गया है, तो इवैल्यूएशन कैसे करते हैं। सो इवैल्यूएशन बेसिकली क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होता है, ओके। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स जैसे कि हमें चेक करना पड़ता है जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है, जो हर एक एंटिटी का अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अलग अलग हो सकता है, ओके। सो क्या वो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस प्रॉपर है क्या, अप्रोप्रिएट है क्या, एंड हर एक अकाउंटिंग जो ट्रीटमेंट है वो एक जजमेंट के बेसिस में ही किया जाता है, ओके। सो जो भी जजमेंट लिया वो अप्रोप्रिएट है क्या, ओके। जो भी पॉसिबल बायसनेस जो मैनेजमेंट लगाया है, ओके, वो प्रॉपर है कि नहीं, वो हमें चेक करना पड़ता है, ओके। सो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स जैसे कि नंबर ऑफ जजमेंट्स, ओके, जो अमाउंट्स डिस्क्लोज किया है, जो इवेल्युएट किया है मैनेजमेंट ने, इसका इसका इतना वैल्यूएशन होगा, इसका इतना वैल्यूएशन, वो प्रॉपर है कि नहीं, ओके। उसको डिस्क्लोज प्रॉपरली किया है कि नहीं, ओके। एंड देन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस प्रॉपर है कि नहीं एज पर द SA 260। एंड हमें चेक करना पड़ता है कि जो जो करेक्शन किया गया है, ओके, जो मिसस्टेटमेंट किया गया है, वो हमें बताना पड़ता है मैनेजमेंट को, ओके। एंड इवन पॉसिबल मैनेजमेंट बायस इन द मेकिंग ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स करते वक्त कोई ना कोई बायसनेस होगा, वो भी हमें चेक करना पड़ता है, ओके। स्पेसिफिक इवैल्यूएशन, कोई कुछ स्पेसिफिक इवैल्यूएशन है जो हमें एज एन ऑडिटर ये चेक करना ही पड़ता है, जैसे कि स्पेसिफिक इवैल्यूएशन सच एज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, ओके, जो सेलेक्ट किया है, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज मैनेजमेंट ने सेलेक्ट किया वो प्रॉपर है कि नहीं, एंड सेलेक्ट किया है तो अप्लाई प्रॉपर किया है कि नहीं, वो हमें चेक करना चाहिए। अप्लाई किया है तो वो प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो हमें चेक करना चाहिए। द अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्टेड एंड अप्लाइड आर कंसिस्टेंट, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, ओके, थ्रू आउट द ईयर, ओके। एंड जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी है वो प्रॉपर फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क के ऊपर, उसके ऊपर उस बेसिस में किया है कि नहीं, वो भी हमें चेक करना पड़े। एंड जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है, ओके, जो नंबर्स है, जो वैल्यूएशन किया है, वो रिजनेबल है कि नहीं, ओके, मैनेजमेंट ने वो रिजनेबल नंबर बताया है कि नहीं, वो चेक करना चाहिए। एंड जो भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इम्प्लिसिटली बताना चाह रहा है, ओके, इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली, वो रिलायबल, रिलेवेंट एंड रीडेबल एंड कंपेरेबल एंड अंडरस्टैंडेबल टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर, उनको समझ आना चाहिए, वैसा इंफॉर्मेशन बताया है कि नहीं, ओके। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसा कोई कोई टर्मिनोलॉजीज यूज किया है जो एम्बिग्यूटी क्रिएट कर सकते हैं, कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं किया ना, ये भी हमें चेक करना चाहिए। सो बेसिकली हमें ओवरऑल जो प्रेजेंटेशन, ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, ओवरऑल जो कंटेंट्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, वो चेक करना चाहिए। एंड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो उसके साथ जो जो नोट्स है, जो जो अंडरलाइन ट्रांजैक्शन है, वो प्रॉपर किया कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है कि नहीं, वो हमें चेक करना चाहिए एज एन ऑडिटर। नाउ कुछ डेफिनेशंस है, सो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला आता है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने के लिए हमें सीखना पड़ेगा जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। नाउ जनरल पर्पस फ्रेमवर्क को समझने के लिए हमें सीखना पड़ेगा फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क, ओके। सबसे पहले सीखते हैं फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। सो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क बेसिकली जो जो कंपनी के साथ ट्रांजैक्शंस हुआ है, जो कंपनी में एक्चुअल में जो कंपनी में हो रहा है, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रहा है कि नहीं, एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली, ओके। वेदर एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली मैनेजमेंट में जो जो ट्रांजैक्शन किया है, ओके, इन कंपनी में जो जो ट्रांजैक्शन हुआ है, वो मैनेजमेंट ने एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली प्रॉपरली दिखाया है कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसको बोला जाएगा फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, उसको बोला जाएगा फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, ओके। कंप्लायंस फ्रेमवर्क मतलब जो जो कंप्लायंस है, जो जो स्टैंडर्ड्स है, जो जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है, जो जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है, ओके, वो प्रॉपर लगाया है कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ओके। तो दो तरीके के ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें कंप्लायंसेस जो गवर्नमेंट लाता है, जो
इंस्टीट्यूट्स लाता है वो प्रॉपर है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा फाइनेंशियल। एंड जो कंपनी के थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है, जो कंपनी का एक्चुअल जो रिकॉर्ड से बना है, उसको बोला जाएगा फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। सो इन दोनों से मिलकर जो बनता है, इन दोनों से प्रॉपरली बनाया जाएगा, इन दोनों को मिलकर जो फ्रेमवर्क बनता है उसको बोला जाता है जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। ओके, एंड ये जो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क है ये हमें लगाना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। ओके, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जैसे ही लगाएगा जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, उसको बोला जाएगा जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बोला जाएगा जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाएगा? ताकि ये कंप्लाइड है, ये कंप्लायंस, ये कंप्लाई किया है गवर्नमेंट का जो भी अकाउंटिंग है, जो इंस्टीट्यूट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लाया है उसके अकॉर्डिंगली हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है। सो जनरल पर्पस मतलब इवन टू द गवर्नमेंट ये यूजफुल है, एंड इवन टू द कंपनी, इवन टू द फाइनेंशियल यूजर्स, इवन टू एवरीवन ये यूजफुल होता है, इसके लिए बोला जाता है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, सो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली मतलब बहुत सिंपल मतलब है उसकी बेसिकली जो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर लगाया जाता है, सो उसको बोला जाएगा जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, नाउ व्हाट इज जनरल पर्पस फ्रेमवर्क? जनरल पर्पस फ्रेमवर्क में दो फ्रेमवर्क इंक्लूड होता है। दो फ्रेमवर्क को जैसे दो फ्रेमवर्क को लगा के कुछ दो फ्रेमवर्क को लगा के फ्रेमवर्क बनता है, उसको बोला जाता है जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। वो दो फ्रेमवर्क क्या है? वो दो फ्रेमवर्क होता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क, जो ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। ओके, नाउ अनमॉडिफाइड ओपिनियन यहाँ पर दिया गया है, सो डेफिनेशन में बताया गया है, सो हम लोग यहाँ पर सीख लेते क्या है अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अनमॉडिफाइड ओपिनियन बेसिकली मतलब जहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल पर्पस फ्रेमवर्क एंड इवन फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क पूरा कंप्लाइड किया है। सो एंड हम एज एन ऑडिटर हम बता सकते हैं ये वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम प्रॉपर है, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है, सो उसको बोला जाएगा अनमॉडिफाइड ओपिनियन। ओके, फॉर्म ऑफ ओपिनियन, जैसे ओपिनियन का बात है, ओपिनियन का दो ब्रांच होता है, एक होता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन एंड एक होता है मॉडिफाइड ओपिनियन। अनमॉडिफाइड ओपिनियन एज आई सेड बिफोर कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट इज ट्रू, इट इज शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू, उसको बोला जाएगा अनमॉडिफाइड ओपिनियन। ओके, डायरेक्टली आप बता सकते हो कि दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स। ओके, सो उसको बोला जाएगा अनमॉडिफाइड ओपिनियन। व्हाट इज मॉडिफाइड ओपिनियन? मॉडिफाइड ओपिनियन बेसिकली दो सिचुएशन से अराइज हो सकता है। ओके, सो जहाँ पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो, जहाँ पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो, ओके, दैट इज वन। सेकेंड, जहाँ पर आपको एज एन ऑडिटर आपको कोई ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा, ओके, आपको एक कॉन्क्रीट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा। ओके, सो इन दो सिचुएशन में आप मॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हो, एज एन ऑडिटर आप मॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हो। नाउ ऑडिटर्स रिपोर्ट, जैसे कि हमें मालूम है ऑडिटर्स रिपोर्ट कैसा होना चाहिए, इन राइटिंग। ओके, सो ये कवर होता है SA 700। SA 700 बोलता है कि ये जो स्क्रीन में दिख रहा है आपको, इतना कंटेंट्स होना चाहिए एक ऑडिट रिपोर्ट में। ओके, एक ऑडिट रिपोर्ट में टाइटल होना चाहिए, एड्रेसी का नाम होना चाहिए, ऑडिटर्स ओपिनियन होना चाहिए, बेसिस फॉर ओपिनियन होना चाहिए, गोइंग कंसर्न है कि नहीं वो बताना चाहिए, की ऑडिट मैटर्स, responsibilities for the financial statement मतलब responsibility of the management, auditor's responsibility for the audit of the financial statement, location of the description of the auditor's responsibility, other reporting responsibilities, signature of the auditor, place of the signature and date of the auditor's report. So ये 13 मैटर्स, ओके, ये 13 कंटेंट्स, इतना तो एटलीस्ट एक ऑडिट रिपोर्ट में होना ही चाहिए। ओके, तो क्या है वन बाय वन सीखते हैं। सबसे पहला आता है टाइटल। सो टाइटल बेसिकली हर ऑडिट रिपोर्ट चालू होने से पहले एक सिंपल सा एक टाइटल बोल्ड में लिखा होना चाहिए, इट्स एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। ओके, सिंपल टाइटल। एड्रेसी, किसको एड्रेस कर रहे हो? ओके, देखो एड्रेसी अलग अलग भी हो सकता है, बट मेजरली जिस कंपनी का हम ऑडिट करते हैं वही होता है। ओके, आप कंपनी का भी हो सकता है एड्रेसी, कंपनी का नाम एड्रेसी हो सकता है। ओके, फर्म हो सकता है, इवन गवर्नमेंट, कभी कभी गवर्नमेंट को देना पड़ता है। ओके, सो गवर्नमेंट भी हो सकता है। सो एंड कोई अथॉरिटी रहेगा तो उनको भी कभी कभी ऐसा ना एड्रेस ही आप नाम लिख सकते हो, बट मेजरली कंपनी का नाम आता है इन एड्रेस ही। ओके,
तो जैसे कि टू दी मेंबर्स ऑफ दी हॉट मिल्स लिमिटेड, ओके, ऐसा आप एड्रेस एड्रेस कर सकते हो, ओके। नाउ ऑडिटर्स ओपिनियन ऑडिटर का मेन ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर मेन ओपिनियन क्या है वो आपको बताना पड़ेगा, ओके। ये कैसे करेंगे, एक सेक्शन निकालेंगे, नेक्स्ट ऑडिट रिपोर्ट बेसिकली सिंपल सा पेपर्स होता है, ओके, एक एक पेपर्स होता है बंडल में, हर एक डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होता है, ओके। सो ये ओपिनियन एक डिफरेंट सेक्शन में आएगा, बड़ा सा बोल्ड में लिखना चाहिए ओपिनियन, एंड उसके अंदर आप ओपिनियन दे सकते हो, ओके। दैट इज ऑडिटर्स ओपिनियन। सो आइडेंटिफाई द एंटिटीज, सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि हम ओपिनियन किसका दे रहे हैं, ओके। आइडेंटिफाई द एंटिटी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड, स्टेट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड, हमें बताना पड़ेगा कि क्या कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट को ऑडिट किया है, बैलेंस शीट, पीएनएल, नोट्स, ये सब बताना पड़ेगा, ओके। इवन हमें बताना पड़ेगा आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट कंप्राइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड वी हैव टू रिफर टू द नोट्स, नोट्स को भी रिफर करना पड़ेगा, summary, significant accounting policies, and we have to specify the date also. Now जैसे कि हमें मालूम है अनमॉडिफाइड ओपिनियन बेसिकली इट्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू, ओके। यहाँ पर हम कोई मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं देता क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। सो हम इनको क्या दिया जाता है, ट्रू एंड फेयर व्यू। सो आप इस मतलब जो स्क्रीन में दिख रहा है एग्जैक्टली आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन में आप लिख सकते हो। सो इन आवर ओपिनियन द accompanying financial statements present fairly in all material respects in accordance with the essays, in accordance with the standards, आप बता सकते हो। in our opinion the accounting financial statements give a true and fair view in accordance with the applicable reporting framework, आप बता सकते हो। The phrases presently fairly in all material respect and give a true and fair view दोनों सेम ही होता है, इक्विवेलेंट ही होता है। When the auditor expresses an unmodified opinion, it is not appropriate to use phrases such as with the foregoing explanation, मतलब कुछ explanations को छोड़कर ऐसा नहीं, या subject to कुछ certain circumstances या subject to certain situation, ऐसा आप नहीं बता सकते हो। अनमॉडिफाइड ओपिनियन कब देख सकते हो, जब आपको 100% नॉट 100% एटलीस्ट रिजनेबल अश्योरेंस हो कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम प्रॉपर है, ओके, एकदम प्रॉपर, देन आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हो। बट आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन में ऐसा नहीं लिख सकते हो कि विद द फोरगोइंग एक्सप्लेनेशन या विद सब्जेक्ट टू दिस, ऐसा नहीं कर सकते हो, ओके। So it will suggest a conditional opinion or a weakening or modification of opinion, ऐसे लिखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये ओपिनियन मॉडिफाइड ओपिनियन है। सो अनमॉडिफाइड ओपिनियन में ये ऐसे सब वर्ड्स जो एम्बिग्यूटी, जो कंफ्यूजन क्रिएट करे, वैसा वर्ड्स नहीं बता सकते हो, नहीं लिख सकते हो, ओके। सो ये एग्जांपल है ओपिनियन में क्या आएगा, वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी with the balance sheet date as on asset and the statement of P&L and the notes, क्या क्या आपने ऑडिट किया, ओके। in our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, it is given a true and fair view, आप as it is ये फॉर्मेट ले सकते हो। आप जैसे ऑडिट करोगे, ऑडिट के बाद ये रिपोर्ट, जब ऑडिट रिपोर्ट बनाओगे ये फॉर्मेट ले सकते हो, ओके। बस आपको चेंजेस करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, ओके। नाउ इसके बाद आता है ओपिनियन हो गया। अभी वो ओपिनियन कहाँ से आया, किस बेसिस से आया, ओके, वो आपको बताना पड़ेगा। तो दैट इज बेसिस फॉर ओपिनियन, ओके। सो ओपिनियन मॉडिफाइड भी हो सकता है, अनमॉडिफाइड भी हो सकता है, एडवर्स भी हो सकता है, ओके। सो आपको लिखना चाहिए, ओके, नेक्स्ट सेक्शन में लिखना चाहिए, अगले पेज में लिखना चाहिए, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन या बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन या बेसिस फॉर, ओके। सो ये आपको ऐसा हेड में लिखना चाहिए, ओके। देन आप लिख सकते हो कि क्या क्या बेसिस है। स्टेट्स दैट द ऑडिट वाज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, रेफर टू द सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, इंक्लूड्स अ स्टेटमेंट दैट ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट, ऑडिटर इंडिपेंडेंट है, वो एंटिटी को जानता नहीं है, ओके।
and states whether the auditor believes that the audit evidence the auditor has obtained sufficient and appropriate audit evidence मिला है कि नहीं, ताकि उसके बेसिस में ऑडिट ओपिनियन बनाया गया है कि नहीं. ओके, सो आप ये फॉर्मेट लिख सकते हो. ओके, we conducted our audit in accordance with the SA under section 143 subsection 10 of the Companies Act 2013. Our responsibility under those standards are further described in the auditor's responsibility for the audit of the financial. We have complied with the code of ethics. Okay, ethical requirements complete किया है and chartered accountant के अंदर ही हम code of ethics है उसको पूरा कंप्लाई किया है एंड जो भी रूल्स है, जो भी कंपनीज एक्ट में जो प्रोविजंस है वो फुलफिल किया है एंड ये सब आप लिख सकते हो. ओके, वी बिलीव दैट द ऑडिट एविडेंस वी हैव ऑब्टेन्ड इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर आवर ओपिनियन. ओके, ये एज इट इज आप बेसिस फॉर ओपिनियन में लिख सकते हो. ओके, नाउ गोइंग कंसर्न. ओके, गोइंग कंसर्न क्या हो, कंपनी कोई ऐसा मैटर्स तो नहीं है या कोई ऐसा अनसर्टेनिटी तो नहीं जो अफेक्ट करेगा गोइंग कंसर्न को, वो आपको बताना पड़ेगा एज पर SA 570. ओके, SA 570 इज ऑल अबाउट गोइंग कंसर्न. ओके, सो आप बता सकते हो अंडर द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया गया है. ओके, एंड ऐसा कोई ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है जो गोइंग कंसर्न को अफेक्ट कर रहा है. ओके, एंड हमने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस ढूंढा है. ओके, एंड इफ नहीं मिला है, ओके, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस ढूंढा नहीं है बाय मैनेजमेंट और द ऑडिटर, देन आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा. ओके, आपको बताना पड़ेगा एक अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रहा है. ओके, विच कैन कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न. ओके, एंड मटेरियल अनसर्टेनिटी होगा तो उसका मैग्नीट्यूड हमें चेक करना पड़ेगा, कितना मैग्नीट्यूड होगा. ओके, उसका इम्पैक्ट कितना होगा. ओके, एंड अप्रोप्रिएटली आपको बताना पड़ेगा एंड मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा एंड देन अप्रोप्रिएटली आपको डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा उसका नेचर क्या, उसका इम्प्लीकेशंस क्या है एंड उसका अनसर्टेनिटी का नेसेसरी होगा. ओके, सो बेसिकली फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क यहाँ पर भी अप्लाई करना चाहिए एंड इवन कंप्लायंस फ्रेमवर्क अप्लाई किया होना चाहिए विच शाल नॉट बी मिसलीडिंग. ओके, नाउ इसके बाद आता है की ऑडिट मैटर्स. ओके, सो की ऑडिट मैटर्स बेसिकली जो इम्पोर्टेंट मैटर्स है. ओके, जो ऑडिटर को ऐसा ऑडिटर आपको लगता है ओके ये इम्पोर्टेंट है. ओके, तो वो की ऑडिट मैटर इस सेक्शन में बताएगा. ओके, so for audits of complete sets of general purpose financial statements of listed entities, the auditor shall communicate key audit matters in the auditor's report in accordance with SA 701. Okay, डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक SS डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ओके, देन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन होता है, मैनेजमेंट. सो जो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बताना चाहिए. ओके, सो इस सेक्शन में आपको बताना चाहिए मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहिए. फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर बनाना चाहिए. ओके, एंड जो भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होना चाहिए वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर. ओके, हमें मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गोइंग कंसर्न चेक करना चाहिए. ओके, उसके अकॉर्डिंग गोइंग कंसर्न को अफेक्ट कर रहा है तो उसका एप्लीकेबिलिटी, उनका इम्पैक्ट कैसा होगा वो भी चेक करना चाहिए. ओके, सो ये दो चीज़ है, प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके, एंड इंटरनल कंट्रोल को चेक करना, उसका डिज़ाइन कैसे है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया, उसको मेंटेन कैसे किया. ओके, उस इंटरनल कंट्रोल को. ओके, ये चेक करना एंड मटेरियल मिसस्टेटमेंट फ्री फ्रॉम एरर एंड फ्रॉड है कि नहीं वो चेक कर सकते हो. ओके, नाउ एंड देन आप ऐसा गोइंग कंसर्न, क्या आपका एंटिटी में ऐसा कोई सिचुएशन या ऐसा कोई इवेंट तो नहीं है ना जो गोइंग कंसर्न को अफेक्ट करे, ये भी मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इफ इट इज़ सो मैनेजमेंट प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया है कि नहीं वो भी हमें चेक करना पड़ेगा. ओके, नाउ कम्स ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है. ओके, ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट.
सो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन टू स्टेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर। ऑब्जेक्टिव क्या है? रिजनेबल अश्योरेंस ढूंढना, रिजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस देना उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, एंड उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई ऐसा मिसस्टेटमेंट तो नहीं है जो फ्रॉड या एरर के थ्रू आया गया है। सो ये दो चीज़ होता है ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दैट द रिजनेबल अश्योरेंस इज हाई लेवल एश्योरेंस होना चाहिए। ओके, बेसिकली ज़्यादा, जितना ज़्यादा ऑडिट एविडेंस मिलेगा तो उतना ही अच्छा होगा। ओके, एंड इवन दैट मिसस्टेटमेंट कैन अराइज फ्रॉम फ्रॉड या एरर। मिसस्टेटमेंट फ्रॉड या एरर से आ सकता है। ओके, सो उस मिसस्टेटमेंट के अगेंस्ट हमने प्रॉपरली रिस्पॉन्ड किया है कि नहीं, ओके, प्रॉपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के थ्रू बनाया है कि नहीं, वो हमें चेक करना पड़ेगा। ओके, सो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन बताएगा कि ऑडिटर एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट। ओके, बहुत सारा जगह पे प्रोफेशनल जजमेंट का यूज़ किया जाता है, बट उनको मेंटेन करना पड़ेगा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, दैट इज क्वेश्चनिंग माइंड। ओके, डिस्क्राइब एन ऑडिट बाय स्टेटिंग दैट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर। ओके, ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है? दैट इज टू आइडेंटिफाई एंड एसेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ओके, देन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है अंडरस्टैंड करना, इम्प्लीमेंट कैसे किया है, डिज़ाइन कैसे किया है, वर्क कैसे कर रहा है। ओके, डिटेक्ट कैसे कर रहा है, एंड देन टू इवेल्युएट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं। ओके, मैनेजमेंट अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज लगाया कि नहीं, क्या वो मैनिपुलेट करने के लिए पर्टिकुलर अकाउंटिंग पॉलिसीज तो ऐसा नहीं लगाया ना बायसनेस के लिए, नहीं ना, वो चेक करना पड़ेगा। And to conclude the appropriateness of the management use of going concern, and then to evaluate the overall presentation, overall structure and contents of the financial statement। ये आता है ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, यही बताया गया है इस पैराग्राफ में, आप चेक कर सकते हो। एंड कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जो ऑडिटर को चेक करना पड़ता है। ओके, लाइक गवर्नेंस कैसा है। ओके, उनका मैटर्स क्या सिग्निफिकेंट, या ऑडिट टाइमिंग क्या है, ऑडिट का स्कोप क्या है। ओके, प्लान कैसे किया है, ये सब आपको बताना पड़ता है। ओके, एंड SA 701 के अकॉर्डिंगली की ऑडिट मैटर्स बताया है कि नहीं, वो चेक करना पड़ता है। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस कंप्लाई किया है कि नहीं। ओके, इंडिपेंडेंस, ओके, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, ओके, कम्युनिकेशन प्रॉपरली हुआ है कि नहीं ऑडिट के बारे में। ओके, ऑडिट रिलेटेड ये हमें चेक करना पड़ता है as an auditor. It's your responsibility. Now comes the location of the description of the auditor's responsibility for the audit of financial statement. So financial statement के ऊपर ऑडिटर का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहाँ बताया गया है। सो विद इन द बॉडी ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। सो ऑडिट रिपोर्ट में ही आप बता सकते हो कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा ऑडिटर का, मतलब मेरा एज एन ऑडिटर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो आप बता सकते हो। ओके, प्रॉपरली इन रिटर्न। सेकेंड, आप अपेंडिक्स लगा सकते हो, मतलब दूसरा कोई पेज में आप प्रॉपरली लिख के बता सकते हो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड उस पेज का रेफरेंस उस सेक्शन में बता सकते हो विद एन अपेंडिक्स to the auditor's report, in which case the auditor's report shall include a reference to the location of that appendix. Okay, एंड थर्ड है कि इफ वेबसाइट में ऑडिटर्स पर्टिकुलर वेबसाइट होता है, आजकल तो हर एक ऑडिट फर्म का वेबसाइट होता है। सो क्या उस वेबसाइट में ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया गया है, सो उस वेबसाइट में ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया गया है, सो उस वेबसाइट आप लिख सकते हो, उस वेबसाइट का लिंक डाल सकते हो। by a specific reference within the auditor's report to the location of such a description on a website of an appropriate authority where law, regulation or national accounting standard। यहाँ पर ऑडिटर फर्म का वेबसाइट नहीं बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है लॉ या रेगुलेटिंग बॉडी जहाँ पर ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली मेंशन किया है। सो उस वेबसाइट का आप लिंक दे सकते हो। ओके, नॉट ऑफ दैट ऑडिटर्स फर्म। ओके, एंड एक्सप्रेसली परमिट द ऑडिटर टू डू सो। सर अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जैसे कि लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली हर एक कंप्लायंस, हर एक चीज़ प्रॉपरली किया गया है कि नहीं। ओके, वो इसमें अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। ओके, बेसिकली एसेस प्रॉपरली किया है कि नहीं। ओके, सेपरेट सेक्शन किया है कि नहीं। ओके, उसमें बताना पड़ेगा कि रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एज अ बोल्ड सेक्शन में बताना पड़ेगा। ओके,
उसमें हम चेक कर सकते हैं कि जो भी प्रेजेंट किया है, जो भी रिपोर्टिंग है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ओके, जो भी एलिमेंट्स है जो ऐसे में बता गया वो आप बता सकते हो, ओके। एंड देन डिफ्रेंशिएट करना चाहिए जो भी अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देन दी एसे, ओके, उन दोनों के बीच में जो भी डिफ्रेंशिएट है, जो अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है वो अलग इसमें आएगा, ओके, एंड जो एसे वाला हो तो पहला आ जाएगा, ओके। If the auditor's report contains a separate section that addresses other reporting responsibilities, the requirement stated shall be included under section heading report on the audit of financial statement. Report on other legal and regulatory requirements ऐसा आप heading में लिख सकते हो, okay. Then comes signature of the auditor. Signature of the auditor is must. उससे ही हमें मालूम पड़ेगा कि ये ऑडिट ओपिनियन एक ऑडिटर ने ही दिया है कि नहीं, ओके। प्लेस ऑफ सिग्नेचर, सिग्नेचर उन्होंने किस सिटी में उन्होंने सिग्नेचर किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें मालूम नहीं कि प्लेस क्यों लिखते हैं, बट इसके ऊपर ही डिसाइड होता है कि जुरिडिक्शन, कोई कोई केसेस हो गया, ओके, कोई केस हो गया, सो उस कोर्ट का जुरिडिक्शन डिपेंड होता है उस प्लेस के ऊपर जो प्लेस ऑफ सिग्नेचर बताया गया, ओके। देन कम्स डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, डेट बताना चाहिए कब ऑडिट रिपोर्ट फाइनल किया है, ओके। देन कम्स यूडिन, यूडिन इज इम्पोर्टेंट नाउ। सो पहला क्या होता था, नॉन सी भी क्या करते थे, ऑडिट रिपोर्ट बना के चला जाता था एंड किसी को मालूम ही नहीं पड़ता था वो सी था कि नॉन सी था, ओके। सो अभी यूडिन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। यूडिन बेसिकली एक यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। इससे पता चलता है कि मेंबर ने साइन किया है एंड मेंबर का अप्रूवल के बाद ही ये ऑडिट रिपोर्ट बना है, ओके। सो आप चेक कर सकते हो स्क्रीन में कैसा एक फ्रेमवर्क होता है, लास्ट का एंडिंग पार्ट ऑडिटर का रिपोर्ट का एंडिंग में कैसा दिखता है एक ऑडिट रिपोर्ट, साइन डेट एंड सिग्नेचर किधर क्या होना चाहिए, मेंबरशिप नंबर कैसा होना चाहिए, ओके, यूडिन, ओके, ये एक फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट में होना चाहिए, ओके। Now auditors report prescribed by law or regulation, okay. So when the differences between legal or regulatory requirements and essays relate only to the layout and wording, okay, देखो essay बोलता है ऐसा ऐसा करना चाहिए, okay, and certain law और regulation भी सेम ही चीज़ तो सेम ही बोलते हैं दोनों, बट सर्टन लेआउट अलग, फॉर्मेट अलग हो सकता है, सर्टन वर्डिंग्स अलग हो सकता है, बस ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट ऑलमोस्ट जो अभी हमने सीखा है वैसे ही होता है ऑडिट रिपोर्ट, ओके। सो द रिक्वायरमेंट स्टेटेड बिलो इन पॉइंट्स ए टू एम तक हमें कंप्लाई करना पड़ेगा। अभी ए टू एम क्या क्या है, जो ऑलरेडी हमने ऊपर सीखा है वही होता है, ओके। ए टू एम भी सेम वही है, ओके। So A is title, B is addressee, C is opinion, okay. D is identification of entity financial statements that have been audited. E is statement that the auditor is independent auditor का statement. F is whether where applicable a section that addresses and is not inconsistent with the requirement, that is SA 570 going concern. G is basis for opinion. G means basis for opinion, and H means applicable. SA 701, okay, that is key audit matters. I is a description of management's responsibility. I is management's responsibility, okay. J is reference to standards on auditing, yeah, law or regulations, okay. K is auditor signature and I is place of signature and M is the date of the auditor's report. ऑलमोस्ट जैसे आपने पढ़ा ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही था, ओके, बट ये एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं, ओके। सो ए इज टाइटल इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, बी वर्स टू द मेंबर्स ऑफ द एबीसी कंपनी लिमिट, मतलब एड्रेसी का नाम, ओके, ये एक एग्जांपल है, ओके, ये ऐसे ही आप फॉर्मेट ले सकते हो, ऑडिट रिपोर्ट बना सकते हो, ओके। सी बेसिकली ओपिनियन, आप ओपिनियन दे सकते हो, ओके, इतना पूरा पैराग्राफ है, उसमें बेसिकली जो भी मेन ओपिनियन है वो आपको देना है, ओके।
So ABC, okay. Then comes D means an identification of the entity's financial statement. entity's financial statement अटैच करना है, ओके वो आइडेंटिफाई करना है क्या क्या ऑडिट किया है, कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट किया है वो बताना चाहिए. देन ऑडिटर इंडिपेंडेंट रिपोर्ट, ऑडिटर स्टेटमेंट दैट ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट, ये देना चाहिए. DE, ओके. एंड देन एफ में क्या होगा, जो भी SA 570 दैट इज गोइंग कंसर्न रिलेटेड आपको बताना पड़ेगा, ओके. देन कम्स G, ओके. सो जी मीन्स बेसिस फॉर ओपिनियन, ओके. जो ओपिनियन बताया गया इधर, ओके, ये पूरा ओपिनियन पैराग्राफ में बताया गया, उसका बेसिस क्या है, वो उसका रेफरेंस क्या है, ऑडिट एविडेंस किया है कि नहीं, विद द कोड ऑफ एथिक्स किया है कि नहीं, ओके. आपका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी था, ये सब आप इसमें बता सकते हो, ओके. दैट इज बेसिस फॉर ओपिनियन. देन कम्स H, दैट इज की ऑडिट मैटर्स, ओके. की ऑडिट मैटर्स, जो जो इंपॉर्टेंट मैटर्स है वो आपको बताना पड़ेगा. मोस्ट सिग्निफिकेंट जो लगता है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स है जो ऑडिट में किया गया है, ओके, जो हमें पता चला है, जो प्रोफेशनल जजमेंट के अकॉर्डिंगली लगता है, जो इम्पोर्टेंट है, तो आपको की ऑडिट मैटर्स में आपको बताना पड़ेगा, ओके. देन आई मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो जो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकाउंटिंग पॉलिसीज को लेकर, जजमेंट्स को लेकर, एस्टिमेट्स को लेकर, डिज़ाइन इम्प्लीमेंट एंड कंट्रोल के ऊपर, फाइनेंशियल कंट्रोल के ऊपर, ये जो भी जो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पर मेंशन किया जा सकता है, दैट इज अंडर आई, ओके. देन ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बताना पड़ेगा, ओके. ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है. एंड देन अदर मैटर्स, आप अदर मैटर्स में बता सकते हो, ओके. क्या क्या अदर मैटर्स जो जो रिलेट करता है वो आप बता सकते हो इसमें. बट अदर मैटर्स में जो भी ओपिनियन होगा, ओके, उसके वजह से उस ओपिनियन में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, ओके. सो आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर्स, ओके. आप अदर मैटर्स में बेसिकली बता सकते हो कि ये कोई कंपनी है, इसका छोटा सा एक ब्रांच था, वो मैंने ऑडिट नहीं किया है, ऐसा आप बता सकते हो. बट वो उस ब्रांच का ऑडिट नहीं किया, फिर भी मैं रिजनेबल अश्योरेंस देता हूँ कि मैंने जो ऑडिट किया है, जिस कंपनी का ऑडिट किया वो प्रॉपर है, उसने पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर बताया गया है, ओके. हर एक चीज़ प्रॉपरली कंप्लाइड भी है. सो मेरा ओपिनियन इस अदर मैटर्स के थ्रू कोई मॉडिफाइड नहीं है, ओके. कोई ओपिनियन मॉडिफाइड, आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर्स. देन जे, report on other legal and regulatory requirement, अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स रहेगा तो वो फुलफिल किया है कि नहीं वो भी आप बता सकते हो. एंड देन कम्स M, then comes the signature under the K, and place of signature under the L, and last is date, okay. Date of the audit report, that is comes under the M. So A to M तक जो भी कंटेंट्स है, जो भी मैटर्स है वो हमें बताना चाहिए इन दी ऑडिटर्स इन ऑडिट रिपोर्ट, ओके. सो ये एक सिंपल सा फॉर्मेट था, आप ले सकते हो, ओके. ऑडिट करते वक्त आपको हेल्प हो जाएगा, ओके, ऑडिट रिपोर्ट बनाने के लिए. सो अभी एक्चुअल हमारा चैप्टर चालू होता है. देखो, इससे पहले हमने ऑडिट रिपोर्ट पढ़ा था, ओके. सो ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट आपको एग्जाम में नहीं आएगा पूछने, ओके. कोई पूछेगा नहीं ऑडिट रिपोर्ट पूरा बनाओ, ऐसा नहीं आएगा. बट हाँ, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो जो कंटेंट्स थे उसका सम एक्सप्लेनेशंस मांग सकते हैं, ओके. सो इसलिए वो भी जानना ज़रूरी था, ओके. कोई की ऑडिट मैटर क्या होता है वो आपको लिखना होगा. सो वो इसलिए हम लोग को जानना था. Now comes modifications to the opinion in the independent auditors report, okay. So modifications क्या क्या होता है, देखो. एक ऑडिट रिपोर्ट एक तो अनमॉडिफाइड होता है या फिर मॉडिफाइड होता है, ओके. मॉडिफाइड कैसे कैसे किया जा सकता है. मॉडिफाइड रिपोर्ट में एक तो मॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं, क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं, एडवर्स ओपिनियन दे सकते हैं, या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे सकते हैं, या फिर आप एम्फेसिस ऑफ मैटर बता सकते हो, या फिर अदर मैटर्स भी डाल सकते हो, ओके. सो
circumstances when a modification to the auditor's opinion is required. Okay, so जब कौन सा ऐसा सर्कमस्टांसेस है जहां पर मॉडिफाइड ओपिनियन की जरूरत होता है. ओके, सो लेट्स चेक दैट आउट. जहां पर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट होल आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. ओके, जहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटेड है, तो आपको बताना पड़ेगा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स उनको बताना पड़ेगा कि ये मटेरियल मिसस्टेट है. सो आपको ये बताना पड़ेगा. ओके, आपको ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन देना पड़ेगा. या फिर आपको सफिशिएंट एविडेंस ही नहीं मिल रहा है, सफिशिएंट या रीजनेबल एश्योरेंस ही नहीं मिल रहा है. तो रीजनेबल एश्योरेंस ही नहीं मिल रहा है, तो आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे नहीं सकते हो, आपको मॉडिफाइड ओपिनियन ही देना पड़ेगा. ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि हमें क्लियर एप्रोप्रिएट मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए. ओके, सो एप्रोप्रिएट मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए एज पर एसए 705 मॉडिफिकेशंस टू द ओपिनियन इन द ऑडिट इंडिपेंडेंस ऑडिटर्स रिपोर्ट. ओके, सेम चीज कि उसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, या मटेरियल मिसस्टेटमेंट है बट कोई ऑडिट एविडेंस, ओके, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हमें नहीं मिल रहा है. ओके, नहीं मिला है जो प्रूफ करे कि मटेरियल स्टेटमेंट नहीं करे, ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है. सो तभी भी आपको मॉडिफाइड ओपिनियन देना पड़ेगा. ओके, टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन. देखो, 3 तरीके के मॉडिफाइड ओपिनियन होते हैं: क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. ओके, सो क्या है ये तीनों? लेट्स चेक. सो क्वालिफाइड ओपिनियन क्या होता है? सो क्वालिफाइड ओपिनियन जब कब दिया जाता है? जब आपका मिसस्टेटमेंट मटेरियल हो एंड परवसिव ना हो. व्हाट इज परवसिव? देखो, परवसिव का मतलब है जो इम्पैक्ट करे पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. सो मटेरियल है, कोई मिसस्टेटमेंट मटेरियल, कोई एरर या कोई फ्रॉड किया है जो मटेरियल है, जो फाइनेंशियल यूजर्स का डिसीजन को इम्पैक्ट करता है. ओके, उसको बोलते हैं मटेरियल. सो मटेरियल तो है बट परवेसिव नहीं है, मतलब पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट नहीं कर रहा है. सो तभी आप क्या करोगे? एज एन ऑडिटर आप क्वालिफाइड ओपिनियन दोगे. ओके, एडवर्स ओपिनियन कब दोगे? सो एडवर्स ओपिनियन जब दोगे जब आपके पास प्रॉपर एविडेंस भी है. देखो, एक मटेरियल है प्लस वो परवेसिव भी है एंड आपके पास प्रॉपर अप्रोप्रिएट एविडेंस भी कंफर्म है कि ये मिसस्टेटेड है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, ये आपके पास एविडेंस भी है. ओके, एक तो एक मटेरियल होना चाहिए, एक तो परवेसिव होना चाहिए, प्लस आपके पास एविडेंस होना चाहिए. जब ये 3 होगा आप एडवर्स ओपिनियन दे सकते हो. ओके, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कब दोगे? जब आपके पास एविडेंस नहीं है बट वो मटेरियल मिसस्टेटेड हो सकता है या फिर वो परवेसिव इम्पैक्ट करे पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को. सो तभी आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन भी दे सकते हो. ओके, 1 by 1 सीखते हैं इन डिटेल. सबसे पहला आता है क्वालिफाइड ओपिनियन. सो क्वालिफाइड ओपिनियन जैसे हमने सीखा है, जो मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है, सो वहाँ पर आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकते हो. एंड वहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कभी कभी आपके पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ना हो. ओके, ऑन विच इट हैज़ टू बेस द ओपिनियन. ओके, सो अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट जो परवेसिव नहीं है, वहाँ पर आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकते हो. ओके, एडवर्स ओपिनियन जैसे कि हमने जाना 3 चीज होना चाहिए. 1 इज मटेरियल होना चाहिए, परवेसिव होना चाहिए एंड देन आपके पास एविडेंस होना चाहिए. ओके, सो हैविंग ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड कंटेन बोथ मटेरियल एंड परवेसिव टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके, परवेसिव का मतलब जो इम्पैक्ट करे पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को. 3 कंडीशन होता है. देखो, कभी कभी ऐसा ऐसा होता है कि पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पूरा इम्पैक्ट नहीं करे. ओके, सो परवेसिव आइटम्स वो आइटम्स भी होते हैं जो कन्फाइंड हो स्पेसिफिक एलिमेंट्स के लिए, कन्फाइंड हो सर्टेन एरिया ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको भी परवेसिव बोला जाएगा. ओके, एंड दैट इज सेकेंड वन. ओके, इफ सो confined represent and could represent a substantial portion. ओके, जो substantial portion को affect करे, ओके, उसको pervasive बोला जाएगा. या फिर कोई confined limit है ही नहीं या confined
स्पेसिफिक एलिमेंट तक की नहीं है, मतलब पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट कर रहा है, उसको परवेसिव, ओके, दैट इज वन। आर नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट्स, ओके। एंड लास्ट वन इज इन रिलेशन टू डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर रिलेटेड कोई इम्पैक्ट हो रहा है, सो उसको भी परवेसिव बोला जाएगा, ओके। In relation to disclosures are fundamental to users understanding of the financial statement. थर्ड वन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, जब आपके पास अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है सो वहां पर आप डिस्क्लोजर दे सकते हो, एंड इट कुड बी एनी वन, बोथ मटीरियल एंड परवेसिव, ओके। अभी वो ओपिनियन कब देना चाहिए, ओके, अभी हमें ये मालूम पड़ गया कौन सा सिचुएशन में हमें ओपिनियन है, बट कौन सा ओपिनियन कौन सा सिचुएशन में अप्रोप्रिएट है वो आप जानते हैं। सो हमें उसके लिए दो चीज ध्यान में रखना चाहिए, दैट इज द नेचर ऑफ द मैटर, ओके। जो नेचर ऑफ द मैटर मतलब मटेरियल मिस्टेटेड है वो कैसा है, ओके, कितना मटेरियल मिस्टेटेड है, मतलब नेचर ऑफ मैटर मतलब वो परवेसिव है कि नहीं, ओके, उसका अमाउंट कितना होगा, ओके, यही उसको बोला जाता है नेचर ऑफ द मैटर, ओके। सेकंड वन इज द ऑडिटर्स जजमेंट अबाउट द परवेसिवनेस, वो कितना इम्पैक्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, उसके अकॉर्डिंगली आप ओपिनियन दे सकते हो। देखो ओपिनियन कौन सा सिचुएशन में कौन सा आएगा हम चेक करते हैं, ओके। देखो फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या मटीरियली मिसस्टेटेड है, ओके, बट मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है, ओके, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, सो वहां पर आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकते हो, ओके। मटेरियल भी है परवेसिव भी है, मटेरियल भी है परवेसिव भी है, सो वहां पर आप एडवर्स ओपिनियन दे सकते हो, ओके। अभी आपके पास अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है, सो आप मटेरियल है एंड परवेसिव है, बट वहाँ पर आप एडवर्स ओपिनियन नहीं दे सकते हो क्योंकि आपके पास कंफर्मेशन नहीं है, सो आप क्या कर सकते हो वहाँ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे सकते हो, ओके। एंड जहाँ मटेरियल एंड परवेसिव है परवेसिव नहीं है एंड वहाँ पर आपको ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, सो वहाँ पर आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकते हो, ओके। नाउ ऑडिट एविडेंस क्यों नहीं मिलता, कभी कभी ऐसा होता है ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता, कैसे, जब मैनेजमेंट कोई लिमिटेशंस लगाते हो, ओके, ऑडिट प्रोसीजर करते वक्त, सो आप एज एन ऑडिटर आप बता सकते हो, देखो यही चीज़ यही सेम चीज़ ये चार्ट में बताया गया है, ओके, हम वो देखते हैं। सो inability to obtain sufficient appropriate audit evidence due to management imposed limitation after the auditor has accepted the engagement accept किया दोनों मैनेजमेंट एंड दोनों ने ऑडिटर ने, बट उसके बाद मैनेजमेंट बहुत सारा लिमिटेशंस लगा रहे हैं, सो ऑडिटर क्या बोल सकते हैं, ऑडिटर मैनेजमेंट को बोल सकते हैं प्लीज ये लिमिटेशन हटाओ, ओके, डायरेक्टली बोल सकते हैं। मैनेजमेंट एग्री करेगा मतलब मैनेजमेंट लिमिटेशंस को हटाएगा तो क्या कर सकते हैं ऑडिटर, आप ऑडिट प्रोसीजर लगाकर चेक कर सकते हो, ओके। बट मैनेजमेंट लिमिटेशंस नहीं हटा रहा है, मैनेजमेंट लिमिटेशंस नहीं हटा रहा है, तभी आप कम्युनिकेट करना चाहिए दो चार्ज विद गवर्नेंस से एंड परफॉर्म ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर, क्या आप ऑल्टरनेटिव कोई प्रोसीजर लगा सकते हो, चेक करना, लगा सकते हो तो आप ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर लगा सकते हो, ओके। बट ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर लगाने के बाद भी आपके पास कोई सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो अभी आपको चेक करना पड़ेगा क्या वो मटेरियल है एंड वो परवेसिव है। इफ दैट इज मटेरियल एंड वो परवेसिव है, देखो वो मटेरियल भी एंड परवेसिव है, तो आपको क्या करना चाहिए, विड्रॉ कर देना चाहिए एंगेजमेंट से, ओके, इफ पॉसिबल, इफ रूल्स अलाउज देन यू कैन विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट, यू कैन विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट, या फिर आपका बस ऑप्शन होता है कि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे सके ताकि आप बच सके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स आप वरना आपको चिल्लाएगा कि आपने ये चेक नहीं किया, ओके। सो आपको बचना है तो एक तो विड्रॉ करने का या फिर आपको डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देना चाहिए, ओके। इफ इट इज मटेरियल एंड परवेसिव, बट पॉसिबल इफेक्ट्स मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है, तो आप क्वालिफाइड ओपिनियन देख के भी ऑडिट रिपोर्ट बना सकते हो, ओके। फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट व्हेन द ओपिनियन इज मॉडिफाइड, ओके। सो मॉडिफाइड होगा तो क्या हमें क्या क्या कंटेंट उसमें क्या क्या लिखना चाहिए वो देखते हैं। देखो सबसे पहला, जब भी ओपिनियन सेक्शन आता है बोल्ड में हम लोग क्या लिखते हैं ओपिनियन सेक्शन, बट हमें
देखना चाहिए हम कौन सा ओपिनियन दे रहे हैं, मेजर ऑडिटर क्या दे रहे हैं, कौन सा ओपिनियन दे रहा है, उसके हिसाब से वो हेडिंग आएगा। क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा है तो आपको क्वालिफाइड ओपिनियन लिखना चाहिए, एडवर्स ओपिनियन लिख रहा है तो एडवर्स ओपिनियन लिखना चाहिए, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहा है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन लिखा हुआ होना चाहिए। ओके, सो सबसे फर्स्ट क्वालिफाइड ओपिनियन। सो क्वालिफाइड ओपिनियन में आप ऐसे लिख सकते हो, when reporting in accordance with the fair presentation framework, the accompanying financial statement present fairly in all matters respect। ओके, ये है क्वालिफाइड ओपिनियन, बट इसमें इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रेमवर्क। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट में यही बताया कि हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। देखो दो चीज कभी भी ये याद रखना, हमने ऑलरेडी सीखा है, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क, ये दोनों हमें चेक करना है, दोनों ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। सो प्रेजेंटली फेयर एंड हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, एंड ये दोनों इक्विवेलेंट होता है, हमने ऑलरेडी सीखा है। ओके, सो इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क, आप ऐसे लिख सकते हो। सो बट ये है क्वालिफाइड ओपिनियन। सो क्वालिफाइड ओपिनियन में ये भी लिखना पड़ेगा, व्हेन एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द मैटर्स। ओके, ये स्टेटमेंट लिख के आप स्पेसिफाई कर सकते हो क्या क्या मैटर्स है जो क्वालिफाई करते, मतलब मॉडिफाई हो, उसके वजह से कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है अपना ओपिनियन की वजह। ओके, तो ऐसा आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द मैटर्स। ओके, फॉर द मॉडिफाइड ओपिनियन। ठीक है, ये था क्वालिफाइड ओपिनियन के लिए। नाउ कम्स एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन के लिए ओपिनियन में क्या होगा, सेम फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क क्या होगा, डू नॉट प्रेजेंट फेयरली। ओके, डू नॉट प्रेजेंट फेयरली हो जाएगा, एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या होगा, हैव नॉट बीन प्रिपेयर्ड, हैव नॉट बीन प्रिपेयर्ड हो जाएगा। ओके, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में आप क्या कर सकते हो, so when the auditor disclaims an opinion due to inability to obtain sufficient appropriate audit evidence, the auditor shall state that the auditor does not express an opinion on the accompanying financial statement। okay, ऐसा लिख सकते हो, state that because of the significance of the matter described in the basis of the disclaimer of opinion, basis of the disclaimer, देखो significance of the matters और describe बाद में कर सकते हो, but ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, state that because of the significance of the matters described in the basis for disclaimer of opinion section, the auditor has not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence। कब हम डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन देते हैं, जब आपको ऑडिट एविडेंस नहीं मिला। सो आपको ये स्टेटमेंट लिखना ही पड़ेगा, द ऑडिटर हैज नॉट बीन एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर एन ऑडिट ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, सो ये आप लिख सकते हो। नाउ बेसिस फॉर ओपिनियन, सो ऐसे 700 बोलता है, ये था अभी तक ओपिनियन का हम लोगों ने सीखा। ओके, नाउ बेसिस। ओके, बेसिस फॉर ओपिनियन। ओके, सो बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या कंटेंट होता है, क्या फॉर्म होता है, लेट्स चेक दैट आउट। सो बेसिस ऑफ ओपिनियन में हमें भी सेम, क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे तो आपका टाइटल होगा बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स एडवर्स दे रहे तो बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, सेम। ओके, सो ऐसा आपको लिखा हुआ होना चाहिए एक पर्टिकुलर सेक्शन में। Within this section, include a description of the matter giving rise to the modification। Basically, क्यों modify किया वो पूरा matter इसमें समझाना चाहिए। Okay, the auditor shall include in the basis for opinion section a description, एक description पूरा describe करना चाहिए, and quantification, उसका impact, वो modify क्यों है, उसका impact कितना होगा, उसको quantification भी बता देना चाहिए। quantification of the financial effects of the misstatement unless impracticable। okay, if it is not practicable नहीं है तो आपको ये भी बताना चाहिए कि ये practicable नहीं है, इसका quantify amount बताने का। ओके, ऐसे एक स्टेटमेंट भी लिखा होना चाहिए। ओके, if there is a material misstatement of the financial statements that relates to narrative disclosure। okay, डिस्क्लोजर रिलेटेड कोई मॉडिफिकेशन आप दे रहे हो, कोई ओपिनियन दे रहे हो, आप बताना चाह रहे हो कि ये प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं किया, ऐसा बताना चाह रहे हो, द ऑडिटर शैल इंक्लूड इन द बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ द डिस्क्लोजर्स आर मिसस्टेटेड। डिस्क्लोजर कैसे मिसस्टेटेड है वो भी आपको बता देना चाहिए। ओके,
सो इफ देर इज मटेरियल मिसस्टेटमेंट दैट रिलेट्स टू द नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, सो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए नॉन डिस्क्लोजर जो चार्ज विद गवर्नेंस है, दो चार्ज विद गवर्नेंस, उनसे बात करना चाहिए एंड डिस्क्राइब करना चाहिए वो अपना बेसिस फॉर ओपिनियन, मतलब बेसिस फॉर ओपिनियन वाला सेक्शन में आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। ओके, जो भी ओमिट किया है वाला जो डिस्क्लोजर बताया नहीं है वो वहाँ पर आप बता सकते हो। ओके, unless prohibited by law or regulation included the omitted disclosure. Okay, if the modification results from an inability to obtain sufficient appropriate audit evidence. Okay, so modification आया है क्यों, जब हमें सफिशिएंट एविडेंस मिला नहीं तभी। ओके, द ऑडिटर शाल इंक्लूड, सो ऑडिटर को क्या क्या लिखना होना, उस बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या क्या लिखा होना चाहिए। सो when the auditor express a qualified or adverse opinion, the auditor shall amend the statement about whether the audit evidence obtained is sufficient and appropriate. Okay, so a reference देना चाहिए। ओके, वो किधर कौन सा किधर से आया है जो हमें, मतलब देखो, when the auditor disclaims an opinion on the financial statement, the auditor report shall not include the following elements. Okay, ये नहीं होना चाहिए। A reference to the section of the auditor's report where the auditor's responsibility are described, ये नहीं होना चाहिए। A statement about whether the audit evidence obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for the auditor's opinion. Okay, but ये जानने के लिए, इसका मतलब क्या, ये जानने के लिए अभी हमें ये वाला पैराग्राफ पढ़ना चाहिए। सो इवन इफ द ऑडिटर हैज एक्सप्रेस्ड एन एडवर्स ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, उसने एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस किया या फिर डिस्क्लेम किया एन ओपिनियन, द ऑडिटर शाल डिस्क्राइब इन द बेसिस फॉर ओपिनियन में आपको बता देना चाहिए कि रीजंस क्या है। ओके, या फॉर एनी अदर मैटर्स ऑफ विच द ऑडिटर इज अवेयर दैट वुड हैव रिक्वायर अ मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन। सो आपको वहाँ पर ही रीजंस बता देना चाहिए, उसका इफेक्ट्स भी। सो इसीलिए आप वहाँ पर क्या नहीं देंगे, रेफरेंस नहीं देंगे ऑडिट रिपोर्ट्स का, ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी का, एंड इवन आप नहीं बताओगे कि ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएटली मिला है कि नहीं। ओके, क्यों, क्योंकि वहाँ पर ही बेसिस फॉर ओपिनियन में ही आपको पूरा डिटेल में रीजंस बता देना चाहिए एंड उसका इफेक्ट्स क्या क्या है वो भी वहाँ पर ही आपको बताना पड़ेगा। ओके, description of auditor's responsibilities for the audit of the financial statement where the auditor disclaims an opinion on the financial statements। अभी ये क्या है, ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, when the auditor disclaims an opinion on the financial statement due to an inability to obtain sufficient appropriate audit evidence। देखो, उसका पास ऑडिट एविडेंस प्रॉपर मिला नहीं है तो उसका ऑडिटर के ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो a statement that the auditor's responsibility is to conduct, and क्या उसने ऑडिट प्रॉपरली कंडक्ट किया है कि नहीं एज पर दी एसए, वो सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा। सेकेंड, अ स्टेटमेंट दैट ऑडिटर वॉज नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, उसको प्रॉपर एविडेंस जो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिला उसका भी एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। एंड द स्टेटमेंट अबाउट ऑडिटर इंडिपेंडेंस एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसका स्टेटमेंट भी आपको देना पड़ेगा। नाउ considerations when the auditor disclaims an opinion on the financial statement. Okay, so when the auditor disclaims an opinion on the financial statement, the auditor's report shall not include key audit matters as per the SA 701। सो आप ऑडिटर डिस्क्लेम कर रहे हो, ओपिनियन डिस्क्लेम कर रहे हो एन ओपिनियन, सो आपको ज़रूरत नहीं है कि ऑडिट मैटर डालने की। ओके, कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस, when the auditor expects to modify the opinion in the auditor's report, the auditor, देखो ऑडिटर को लगता है मॉडिफाई रिपोर्ट देना पड़ेगा, कुछ मॉडिफाई ओपिनियन देना पड़ेगा। सो सबसे पहले डायरेक्टली आप ऑडिट रिपोर्ट में लास्ट में ऐसा मॉडिफाइड रिपोर्ट देख के ऐसा साइन फाइनलाइज नहीं कर सकते हो। आपको उससे पहले आपको मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा, जो दो चार्ज विद गवर्नेंस उनको बताना पड़ेगा कि मैं मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा हूँ, आप एग्री कर रहे हो कि नहीं। ओके, इफ नॉट, आप हमने ऑलरेडी सीखे क्या क्या हम एज एन ऑडिटर आप क्या कर सकते हो। ओके,
So when the auditor expects to modify the opinion in the auditor's report, the auditor shall communicate with those charged with governance the circumstances that led to the expected modification and the wording of the modification. जो wording जो लिखा गया है, जो ऑडिट रिपोर्ट में जैसे लिखा गया है वो भी उनको बताना पड़ेगा, ओके? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि शायद ऑडिटर के बिहाफ में कोई गलती, मतलब कोई गलत फहमी हो और उन्होंने कोई पर्टिकुलर एक मॉडिफिकेशन दे दिया, ओके? एंड शायद जो दो चार्जेस गवर्नेंस वो एग्री कर रहे हैं बट नॉट अकॉर्डिंग टू द वर्डिंग विच द ऑडिटर हैज रिटर्न, ओके? शायद ऑडिटर जैसे लिखा है उसका इम्पैक्ट शायद ज़्यादा हो, ओके? सो मैनेजमेंट नॉट मैनेजमेंट को भी प्लस इवन दोज चार्ज विद गवर्नेंस उन दोनों को बताना पड़ेगा, ओके? उनको बताना पड़ेगा एंड फिर ही आप इसको लिख सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो रिपोर्ट को, ओके? Emphasis of matter paragraphs and other matter paragraphs in the independent auditor's report. So emphasis of matter paragraph EOMP and other matter paragraph OMP क्या है? एम्फोसिस ऑफ मैटर मतलब जैसे नाम से ही पता चल जाता है, मैटर को एम्फोसाइज करना, मतलब मैटर को डिस्क्राइब करना, ओके? दैट इज वन। अदर मैटर्स मतलब जो मैटर्स नाम से पता चल रहा है, अदर मैटर्स मतलब जो मैटर्स है ही नहीं उसको बोलते हैं अदर मैटर्स, ओके? एम्फोसिस ऑफ मैटर बेसिकली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट है, जो मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट है बट ऑडिटर को लगता है कि ये मैटर को बताना पड़ेगा ऑडिट रिपोर्ट में, ये मैटर को ऑडिट रिपोर्ट में बताना पड़ेगा ताकि जो जो भी इसका इम्पैक्ट है, जो भी इसका इफेक्ट है वो अंडरस्टैंड करे, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर उनको मालूम पड़े, ओके? सो इसके अंदर जो भी मैटर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोज किया है, ओके, डिस्क्लोज किया है ऑलरेडी, बट फिर भी ऑडिटर को लगता है ये वापस बताना पड़ेगा, सो इसको एम्फेसिस ऑफ मैटर में डाला जाएगा, ओके? एंड ऐसा कोई मैटर्स है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं किया है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताया नहीं गया है एंड ऑडिटर को लगता है ये चीज़ बताना पड़ेगा, सो वो जाएगा डायरेक्ट अदर मैटर्स में लिखा जाएगा, ओके? सो लेट्स चेक वन बाय वन. So matters presented or disclosed in the financial statement and to any matter or matters other than those presented और डिस्क्लोज इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दो चीज़, ओके? एक तो प्रेजेंट किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो, और दूसरा है जो प्रेजेंट किया ही नहीं है वो, ओके? ऑब्जेक्टिव क्या है? इज टू ड्रॉ यूजर्स एंड अटेंशन, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर्स है उनका अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, ओके? व्हेन इन द ऑडिटर्स जजमेंट इट इज नेसेसरी टू डू सो by way of clear additional communication in the auditor's report. That it is fundamental to users' understanding of the financial statement, that it is fundamental to users' understanding of the financial statement and understanding of the audit, the auditor's responsibility. देखो जो मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, ओके, एंड उसको वापस से बताना, वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ताकि फंडामेंटल जो यूजर्स है, ओके, उनको समझ आए, ओके, उनको समझ आए, इसके लिए वो चीज़ वापस बताया गया है, ओके? ऑडिट रिपोर्ट में हम लोग वापस बता रहे हैं एम्फोसिस ऑफ मैटर में, ओके? अदर मैटर्स में क्यों बताते हैं? अदर मैटर्स में बताते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडिट, ऑडिट कैसे किया गया था, ऑडिट कैसे किया गया था, ऑडिटर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या था एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट क्या कैसे बना गया, इसका अंडरस्टैंडिंग, इसका नॉलेज जानने के लिए हम अदर मैटर्स में इंफॉर्मेशन देते हैं, ओके? So definition of emphasis of matter paragraph, okay, EOMP. So emphasis of matter paragraph is a paragraph included in auditor's report. Auditor's report में बताया that refers to a matter appropriately presented or disclosed in the financial statement, okay? That in the auditor's judgment is of such importance that it is fundamental to users' understanding of the financial statement, okay? Now अदर मैटर पैराग्राफ OMP उसमें आता है, अदर मैटर पैराग्राफ इज अ पैराग्राफ इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट that refers to matter other than those presented or disclosed in the financial statements, okay? That in the auditor's judgment is relevant for the user's understanding of the audit, the auditor's responsibility and the auditor's report.
Emphasis of matter. The auditor shall include an emphasis of matter paragraph in the auditor's report provided the auditor would not be required to modify the opinion. Modify इसके बेसिस में आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो. एंड व्हेन SA 701 क्या है, की ऑडिट मैटर्स. जो की ऑडिट मैटर्स है वो की ऑडिट मैटर्स में ही बताना पड़ेगा. वो वाला मैटर्स यहाँ पर नहीं बता पाओगे. ओके. सेपरेट सेक्शन फॉर एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ. सेपरेट अलग एक सेक्शन बनाना पड़ेगा. वहाँ पर आपको एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ ऐसा आपको हेडिंग लिखना पड़ेगा. ओके. टर्म लिखा होना चाहिए एंड उसमें क्लियर रेफरेंस देना चाहिए. डायरेक्ट क्लियर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही आया ना वो मैटर्स, तो वो रेफरेंस देना चाहिए कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इधर इधर है ऐसा. ओके. रेफरेंस पर्टिकुलर क्लॉज किधर है वो आपको बताना देना चाहिए. ओके. indicate that the auditor's opinion is not modified in respect of the matter emphasized. देखो जो matter emphasize किया है इसके वजह से जो भी ओपिनियन है वो उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो, ये भी आपको स्टेटमेंट बता देना चाहिए. ओके. सम एग्जांपल्स बताया गया जैसे कि एक्सेप्शनल लिटिगेशंस के वजह से. ओके. वो एम्फेसिस ऑफ मैटर में बता सकती हो. occurrence between date of financial statement and date of audit reports. Okay. Early applications of new accounting standards को जल्दी अडेप्ट करना. ओके. वो आप बता. मेजर कैटास्ट्रॉफ कोई क्या बोलते कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, कोई डिसास्टर कुछ हो गया आजू बाजू में, कंपनी के आजू बाजू में, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो. ओके. ये सब आता है एम्फेसिस ऑफ मैटर्स में. नाउ the inclusion of emphasis of matter paragraph in the auditor's report does not affect the auditor's opinion. Okay. हम हमें मालूम है कि ऑडिटर्स ओपिनियन तो इस एम्फेसिस ऑफ मैटर से इफेक्ट नहीं करता, बट इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ मॉडिफाइड ओपिनियन. ओके. ना ही डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो उधर नहीं लिखा गया, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप एम्फेसिस ऑफ मैटर में आप वहाँ पर डिस्क्लोज ऐसा नहीं कर सकते हो. ओके. नॉट इवन रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद द SA 570. SA 570 मतलब गोइंग कंसर्न. आप गोइंग कंसर्न को भी एम्फेसिस ऑफ मैटर में ऐसे नहीं बता सकते हो. ओके. आपको मेनली ओपिनियन बेसिस फॉर ओपिनियन में बता देना चाहिए था. ओके. नाउ अदर मैटर पैराग्राफ OMP. So if the auditor consider it necessary to communicate matter other than those presented and disclosed in the financial statement, ऐसे लगता है ऑडिटर को कि दूसरा कोई मैटर वो भी बता देना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट में. सो यस ही कैन, बट उसको ये चेक करना पड़ेगा वो मैटर जो भी है वो मैटर वो प्रोहिबिटेड तो नहीं है ना बाय लॉ और रेगुलेशन. एंड इवन SA 701 वाला तो मैटर्स नहीं है ना. SA 701 मीन्स की ऑडिट मैटर्स तो नहीं है ना, क्योंकि की ऑडिट मैटर्स में ही दिखाना चाहिए. ओके. सेपरेट सेक्शन फॉर अदर मैटर पैराग्राफ. एक सेपरेट सेक्शन बनाएगा, वहाँ पर आपको अदर मैटर करके एक हेडिंग देना पड़ेगा एंड आप वहाँ पर आप अदर मैटर्स डिस्क्राइब कर सकते हो. ओके. द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट. आपको ये भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा विद गवर्नेंस. ओके. रिगार्डिंग दिस एक्सपेक्टेशन एंड द वर्डिंग ऑफ द पैराग्राफ, कैसे लिखा गया वो आपको डिस्कस करना पड़ेगा विद द मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस. ओके. नाउ कम्स द key audit matter, that is SA 701. So SA 701 deals with the auditor's responsibility to communicate key audit matters in the auditor's report. Okay. So क्या होता है key audit matter, ये सब सीखते हैं. So key audit matters are those matters that in the auditor's professional judgment उसके professional judgment के accordingly उसको लगता है कि most significant है, where of the most significance in the audit of the financial statement of the current period. Key audit matters are selected from matters communicated with those charged with governance. जो communicate किया है वो भी आप key audit matters में बता सकते हो. ओके. पर्पस क्या है key audit matter का? It is to enhance the communicative value of the auditor's report by providing greater transparency about the audit that was performed. देखो आप बहुत कुछ कम्युनिकेट किया रहेगा गवर्नेंस से. ओके. उनसे बातें बताए गए रहेंगे कि ऐसे ऐसे हम ऑडिट करने वाले. सो आपको ये भी कम्युनिकेट, जो फाइनेंशियल यूज है उनको भी तो मालूम होना चाहिए क्या क्या हुआ, कैसे ऑडिट हुआ, क्या प्रोसीजर्स था. सो वो आपकी ऑडिट मैटर्स में बता सकते हो ताकि वो ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी आए
एंड इवन अबाउट द ऑडिट दैट वाज परफॉर्म, कैसे ऑडिट परफॉर्म किया वो उनको पता चले। एडिशनल इन्फॉर्मेशन उनको मालूम पड़ेगा इंटेंडेड यूजर को, अंडरस्टैंडिंग द मैटर्स, मैटर्स ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके, एंड ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के अकॉर्डिंगली जो भी सिग्निफिकेंस हो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी था उसमें डिस्क्लोज कर पाएंगे। एंड अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, ओके, एंटिटी को उसको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एंड इवन द एरियाज ऑफ द सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट, ओके, ये भी उनको मालूम पड़ जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है की ऑडिट मैटर का, आर टू डिटरमाइन की ऑडिट मैटर्स एंड हैविंग फॉर्म्ड एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कम्युनिकेट दोस मैटर, टू कम्युनिकेट दोस मैटर्स बाय डिस्क्राइबिंग देम इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। बेसिक बेसिक मतलब है की ऑडिट मैटर्स क्यों लगाया, ताकि वो जो भी है मोस्ट सिग्निफिकेंट लगता है ऑडिटर को प्रोफेशनल जजमेंट से, सो उसको कम्युनिकेट कर पाए टू द फाइनेंशियल यूजर, टू टू दोज चार्ज विद गवर्नमेंट, उनको पता तो चले। ओके, तो इसके लिए हम की ऑडिट मैटर्स में ये इम्पोर्टेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट जो भी मैटर्स हो वो इसमें बता देते हैं। नाउ की ऑडिट मैटर्स को डिटरमाइन कैसे किया जाता है। सबसे पहला, एरियाज ऑफ हायर एसेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और सिग्निफिकेंट रिस्क, जो भी सिग्निफिकेंट रिस्क रहेगा या फिर जो भी हायर एसेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रहेगा उसको की ऑडिट मैटर में बताना चाहिए। ओके, विद SA 315 and significant auditor judgment relating to areas in the financial statement that involve significant management judgment, जो सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट जिधर जिधर ऐसा समझो कोई अकाउंटिंग पॉलिसी जो सिग्निफिकेंस होता है पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिग्निफिकेंस लाता है। ओके, उस पॉलिसीज में क्या जजमेंट था, मैनेजमेंट का क्या जजमेंट था, किसके बेसिस में वो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि ये पॉलिसीज को एक्सेप्ट करेंगे, सो वो आप बता सकते हो। दैट इज एंड इंक्लूडिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, अकाउंटिंग का एस्टिमेट्स वैल्यूएशन वो सब कैसे किया वो भी आप बता सकते हो की ऑडिट मैटर्स में। ओके, एंड द इफेक्ट ऑन द ऑडिट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजैक्शन दैट ऑकर ड्यूरिंग द ईयर। ओके, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन जो वो पर्टिकुलर ईयर में हुआ था, उस ईयर में कुछ सेल या परचेस किया या कोई इन्वेस्टमेंट किया कंपनी ने, सो वह आप भी उसमें बता सकते हो। ओके, communicating key audit matters. The auditor shall describe each key audit matter using appropriate subheadings in a separate section of the auditor's report under the key audit matters. उसमें की ऑडिट मैटर्स से पहले आपको एक इंट्रोडक्ट मतलब की ऑडिट मैटर्स लिखने के बाद आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहिए। उस इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखा होना चाहिए, द इंट्रोडक्शन लैंग्वेज इन दिस सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट शाल स्टेट, ये एज इट इज आपको लिखा होना चाहिए। ओके, आप ऐसे लिख सकते हो डायरेक्टली जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है वैसे आप एज इट इज लिख सकते हो। लाइक की ऑडिट मैटर्स आर दोज मैटर्स दैट इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट वेयर ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा ताकि सामने वाले को पता तो चले कि की ऑडिट मैटर्स का मतलब क्या है। ओके, सो इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज में एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा आपको जिसमें ये दो एटलीस्ट 2 पॉइंट तो होना चाहिए। दिस मैटर्स वर एड्रेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट as a whole and informing the auditor's opinion thereon, and the auditor does not provide separate opinion on this matter. Okay, now communicating key audit matters not a substitute for disclosures in the financial statement. Okay, so आप डिस्क्लोज मतलब की ऑडिट मैटर्स में ऐसे लिख के ऐसा बताने ऐसा इट्स नॉट एन ऑल्टरनेटिव टू द डिस्क्लोजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, आपको डिस्क्लोजर्स पूरा देना ही पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इसका ये मतलब नहीं कि आपको डिस्क्लोज नहीं करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ चीज़ें, सो आप डायरेक्टली की ऑडिट मैटर्स में बता दोगे, ऐसा नहीं कर सकते हो। ओके, सो अ सब्स्टिट्यूट इट्स नॉट द की ऑडिट मैटर्स इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर डिस्क्लोजर, is not a substitute for the auditors expressing a modified opinion, and it is not a substitute for reporting in accordance with SA 570 which was going concern, and it is not a separate opinion on the individual matters. Okay,
कम्युनिकेशन विद दोस चार्ज विद गवर्नेंस, ओके। सो की ऑडिट मैटर्स को भी आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा विद दोस चार्ज विद गवर्नेंस, उनसे बातचीत करना पड़ेगा। एंड जो वर्डिंग्स है वो भी आपको उनसे चेक करवा लेना चाहिए, ओके। ओके, जिसका अभी की ऑडिट मैटर्स नहीं होता, जिसका की ऑडिट मैटर्स नहीं होता, वो क्या कर सकते हैं, वो ऐसे लिख सकते हैं, we have determined that there are no key audit matters to communicate in our report। ऐसा आप लिख सकते हो जब आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट कोई ऐसा मैटर्स नहीं है जो आपको बताना है, जो ऐसा कोई मैटर नहीं जो गोइंग कंसर्न को इफेक्ट करता है, ऐसा कोई मैटर्स मिला ही नहीं है। सो आप ऐसा लिख सकते हो कि ऐसा कोई मैटर नहीं है जो इम्पैक्ट करे, ओके। वी हैव डिटरमाइन दैट देर आर नो की ऑडिट मैटर्स टू कम्युनिकेट इन आर रिपोर्ट, ऐसा स्टेटमेंट डाल सकते हो, ओके। नाउ एक बार चेक करते हैं समरी वाइज, समरी शॉर्ट समरी है, ओके। सो SS700 रिवाइज में बेसिकली एक ओपिनियन हमें फॉर्म करना पड़ता था, ओके, एंड रिपोर्ट करना है, ओके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेसिकली ऑडिट रिपोर्ट होता है, उसका नाम ऑडिट रिपोर्ट, ओके। उसमें क्या था, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द फॉर्म एंड कंटेंट ऑन ऑडिटर रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या फॉर्म एंड कंटेंट था वो हमने सीखा एज पर SS700, ओके। एज पर एस एस 705 हमने सीखा था कि मॉडिफिकेशन टू दी ऑडिटर ओपिनियन, ओके। हर ओपिनियन देखा था, ओके। तीन तरीके के ओपिनियन थे, ओके। क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन थे, ओके। सो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इशू एन अप्रोप्रिएट रिपोर्ट इन सर्कमस्टांसेस व्हेन ऑडिटर कंक्लूड्स दैट अ मॉडिफिकेशन टू ऑडिटर्स ओपिनियन इज नेसेसरी। ऑडिटर को लगता था मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, सो उसको मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए, ओके। कोई भी ओपिनियन दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू दी ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट, ओके। नाउ SS701 हमने अभी जस्ट सीखा की ऑडिट मैटर्स। सो कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। 706 में हमने सीखा था एम्फोसिस ऑफ मैटर एंड अदर मैटर्स करके, ओके। तो इसमें बेसिकली क्या था, एडिशनल कम्युनिकेशन। उसमें बेसिकली हम जो भी अलग जो प्रेजेंट किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो वाला मैटर्स, एंड जो अदर मैटर्स वो वापस आप डिस्क्लोज आप उस बता सकते हो, आप एम्फोसिस कर सकते हो वो मैटर्स को, आप बता सकते हो मैटर्स को ऑडिट रिपोर्ट में। बट इसका ये मतलब नहीं कि वो जो भी डिस्क्लोजर्स है वो उसमें डाल सके, ऐसा नहीं है, ओके। नाउ Standard on Auditing 710, SA 710, comparative information, corresponding figures and comparative financial statement, ओके। सो क्या है, ये टाइटल से कुछ समझा नहीं, समझाता हूँ, देखो। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन दो तरीके के हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन मालूम है ना आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिंपल, ओके। दो तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ सकते हैं। वन इज करस्पॉन्डिंग फिगर्स, सिंपल मतलब है कि करंट ईयर का तो फिगर्स होगा, प्लस प्रीवियस ईयर का फिगर्स भी होगा, अमाउंट्स होगा बेसिकली, ओके। दैट इज करस्पॉन्डिंग फिगर। एंड उसके दूसरा आता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब करंट ईयर का तो अमाउंट्स एंड ऑडिट किया होगा, प्लस प्रीवियस ईयर का भी अमाउंट्स एंड ऑडिट किया हुआ होगा, एंड उसका डिफरेंसेस भी, डिफरेंस ओपिनियन क्या है वो भी बताया जाएगा। सो उसको बोलते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। करस्पॉन्डेंस फिगर्स मतलब सिंपल आप अमाउंट लिखते हो पिछले साल का, बट वहाँ पर आप ऑडिट नहीं करते हो, ओके। तो चेक करते हैं। दिस स्टैंडर्ड essay deals with the auditor's responsibilities regarding comparative information in an audit of financial statement. The nature of the comparative information. There are two different broad approaches to the auditor's reporting. One is corresponding figure and other is comparative financial statement, okay. For corresponding figure, the auditor's opinion on the financial statement refers to the current period only, okay, current period only, okay। current period जो भी फिगर्स है उसका ही आप ऑडिट करते हो, ओके। दैट इज करस्पॉन्डिंग फिगर्स। बट फिगर्स अमाउंट्स दूसरा पिछले साल का भी हम लिखा जाता था ताकि यूजर्स का अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो, उनको मालूम हो कि पिछले साल से इस साल कितना बिजनेस किया है, कितना काम किया है, ओके। बट ऑडिट क्या करते हैं, सिर्फ करंट ईयर का, ओके।
Now, comparative financial statements, the auditor's opinion refer to each period for which financial statements are presented. So पिछले साल का भी नंबर्स दिया गया तो उसका भी आप ऑडिट करके देते हो, उसको बोला जाता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ओके, about whether the comparative information included in the financial statement presented in all materially aspect, जो पिछले साल का भी जो भी अमाउंट प्रॉपर था कि नहीं, बस उसको वो चेक करने के लिए. एंड टू रिपोर्ट इन, एंड इससे क्या होता है, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन मिल जाता है, ओके, रिक्वायरमेंट्स भी मिल जाता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी हो जाता है. एंड टू रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, हमें रिपोर्ट भी करना चाहिए. ओके, ऑडिट रिपोर्ट में भी हमें ये वाला देना चाहिए, पिछले साल से कितना है. ओके, सो definition of comparative information. So comparative information का definition क्या है? The amounts and disclosures included in the financial statement in respect of one or more prior periods in accordance with the applicable financial reporting framework. वो पिछले साल का भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली हुआ है कि नहीं, प्रॉपर ऑडिट हम करते हैं, उसको चेक करते हैं, एंड करंट ऑडिट के साथ हम उसको भी देते हैं. सो उसको बोला जाता है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन. ओके, सो ऑडिट प्रोसीजर्स रिगार्डिंग कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन. सबसे पहला अमाउंट्स आपको डिस्क्लोज करना चाहिए. ओके, जो भी प्रायर पीरियड्स का था, ओके, उसको प्रेजेंट करना चाहिए. जो अकाउंटिंग पॉलिसीज था जो प्रायर पीरियड्स में था वो प्रॉपर है कि नहीं, ओके, वो चेक करना चाहिए. ओके, अभी भी जो है अकाउंटिंग पॉलिसी वो इनकन्सिस्टेंट था कि नहीं, ओके, वो चेक करना चाहिए. एंड आप ऑडिट प्रोसीजर्स भी लगा सकते हो, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स कर सकते हो. ओके, जहाँ आपको लगता है कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए. ओके, ओपनिंग बैलेंसेस को चेक कर सकते हो. ओके, एज रिक्वायर्ड बाय एसए 580 द ऑडिटर शाल रिक्वेस्ट रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस भी ले सकते हो फॉर ऑल पीरियड्स. देखो इधर हम ऑडिट नहीं करते. ओके, इधर आप प्रॉपर ऑडिट नहीं करते, सो आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो. एंड द ऑडिटर शाल ऑल्सो ऑब्टेन अ स्पेसिफिक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग एनी प्रायर पीरियड आइटम. अभी ये था जेनरिक कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन. नाउ इसमें जैसे कि हमने सीखा था करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड द अदर वन इज कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके, सो हम ये दोनों डिटेल में सीखते क्या है. ओके, सो करस्पॉन्डिंग फिगर्स सिंपल लेमैन में बस करस्पॉन्ड जो भी फिगर्स है, अभी करंट ईयर में समझो डायरेक्ट एक्सपेंस इतना है, करंट ईयर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, उसका करस्पॉन्डिंग फिगर पिछले साल कितना था, पिछले साल कितना था, वो बता देते. इसको ही बोला जाता है करस्पॉन्डिंग फिगर. सिंपल. ओके, इसमें हम कुछ ऑडिट नहीं करते, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करते. ओके, सो to be read only in relation to the amounts and other disclosures relating to the current period. Okay, when corresponding figures are presented, the auditor's opinion shall not refer to the corresponding figures except in the following circumstances. Okay, so corresponding figures जब present करते हैं, corresponding figures जब डालते हैं, okay, so auditor का opinion तो corresponding figures के ऊपर नहीं आता, but except some matters, except some cases, auditor का opinion आप लगा सकते हो. Okay, कौन सा matters है? The matter which gave rise to the modification is unresolved. जो पिछले साल कोई मॉडिफाइड ओपिनियन गया था, ओके, उस मॉडिफाइड ओपिनियन के वजह से कोई भी मैटर्स जो अभी भी है, करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी है, जो रिसॉल्व किया नहीं गया है, ओके, जो रिसॉल्व किया नहीं गया है बाय द मैनेजमेंट और द गवर्नेंस. ओके, सो उसको आपको तो बताना ही पड़ेगा. ओके, उसके वजह से आपका ओपिनियन इफेक्ट कर सकता है. ओके, the auditor shall modify the auditor's opinion on the current period's financial statement. Okay, refer to both the current period figures and the corresponding figures in the description of the matter giving rise to the modification. When the effects or possible effect, जो मैटर ऐसा जो मॉडिफाइड मैटर्स जो था उसका इफेक्ट देखो रिसॉल्व कर लिया, बट उसका इफेक्ट अभी भी इस करंट ईयर में भी आ रहा है, सो वहाँ पर भी आप मॉडिफाई ओपिनियन दे सकते हो. ओके, explain that the audit opinion has been modified because of the effects or possible effects of the unresolved matter on the comparability of the current period figures and the corresponding figures. Okay,
If the auditor obtains audit evidence that a material misstatement exists in the prior period financial statement, okay, ऑडिटर को लग रहा है कि प्रायर पीरियड में अभी अभी उनको कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिला है, ओके, देन वेदर द मिसस्टेटमेंट हैज बीन डेल्ट, उसको चेक करना चाहिए कि वो मिसस्टेटमेंट रिसॉल्व किया गया है कि नहीं, ओके, एंड अंडर द एप्लीकेबल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली रिसॉल्व किया है कि नहीं, एंड इफ नॉट, ओके, एंड इफ नॉट नहीं किया है, देन ऑडिटर शाल एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं या फिर एडवर्स ओपिनियन भी दे सकते हैं इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो क्वालिफाइड या मॉडिफाइड क्वालिफाइड या सॉरी आप क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन दे सकते हो, ओके। नाउ प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट ऑडिटेड, ओके, प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट किया नहीं गया, उसने चेक नहीं किया, ओके, सो वो क्या कर सकते हैं, कोई दूसरा जो ऑडिटर था उसने चेक नहीं किया या फिर वो कंपनी ने चेक करवाया ही नहीं है, सो वो क्या कर सकते हैं, वो बता सकते हैं अदर मैटर पैराग्राफ में वो लिख सकते हैं कि इन द ऑडिटर्स दैट द करस्पॉन्डिंग फिगर्स आर अनऑडिटेड, जो करस्पॉन्डिंग फिगर्स है, ओके, जो पास्ट का जो फिगर्स है जो इसमें बता रहे वो अनऑडिटेड है, ऐसा, ओके। नाउ कम्स द कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सिंपल, बहुत इजी, इसमें जो भी करस्पॉन्डिंग फिगर्स है, जो पिछले साल का फिगर्स है, उसको हम ऑडिट करते हैं, ओके, उसको हम ऑडिट करते हैं, उसको बोलते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। So comparative information where amounts and other disclosure for the prior period are included for comparison with the financial statement of the current period, but if audited are referred to in the auditor's opinion. So उसको ऑडिट करेगा तो वो उसको भी हम ऑडिट ओपिनियन में बता देते हैं कि पिछले साल का क्या था वो हम ऑडिट ओपिनियन में बता देते हैं, ऑडिटर्स ओपिनियन में हम बता देते हैं, ओके। तो उसको बोलते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके। बेसिकली यहाँ पर ऑडिट ओपिनियन करंट का भी दिया जाता है एंड इवन पिछले सालों का भी दिया जाता है, ओके। ऑडिटर्स ओपिनियन टू रिफर ईच पीरियड व्हेन कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड, द ऑडिटर्स ओपिनियन शैल रिफर टू ईच पीरियड फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड एंड ऑन विच एन ऑडिट ओपिनियन इज एक्सप्रेस, ओके। सो शाल रिफर टू ईच पीरियड, ओके, हर एक पीरियड का आप ऑडिट ओपिनियन देना पड़ेगा एंड एक्सप्रेस करना पड़ेगा, ओके। व्हेन रिपोर्टिंग ऑन प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन कनेक्शन विद द करंट पीरियड्स ऑडिट, इफ द ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन सच प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफर्स, ओके, पिछले साल का ओपिनियन अलग है एंड करंट साल का ओपिनियन अलग है, तब क्या करेगा, द ऑडिटर शाल डिस्क्लोज द सब्सटैंटिव रीजन, ऐसा क्यों हुआ वो रीजंस आप बता सकते हो इन अदर मैटर पैराग्राफ इन अकॉर्डेंस विद एस 706, जो 706 में अदर मैटर पैराग्राफ सीखा उसके अकॉर्डिंगली आप वहाँ पर बता सकते हो सब्सटैंटिव रीजन जिसके कारण वो वाला ओपिनियन करंट ओपिनियन से अलग क्यों है, ओके। प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय प्रीडेसेसर ऑडिटर, मतलब जो पिछले जो ऑडिटर है उन्होंने ऑडिट किया है, उन्होंने ऑलरेडी ऑडिट किया है, देन ऑडिटर को अदर मैटर पैराग्राफ में क्या क्या बताना पड़ेगा, उसमें बताना पड़ेगा कि ये वाला ऑडिट पिछले जो प्रीडेसेसर ऑडिटर है उन्होंने किया है, ओके, एंड उन्होंने जो ओपिनियन किया है वो बताना पड़ेगा, एंड कोई मॉडिफाइड ओपिनियन दिया गया है उसका रीजंस भी बताना पड़ेगा आपको, ओके, एंड द डेट ऑफ दैट रिपोर्ट, ओके, जो डेट है वो भी आपको बताना पड़ेगा, एंड इफ नॉट रिवाइज देन, ओके। If the auditor concludes that a material misstatement exists that affects the prior period financial statement on which the predecessor auditor had previously reported without any modification, देखो predecessor जो पिछला वाला ऑडिटर था उन्होंने ओपिनियन दिया बट उनको तभी एक कोई भी एक पर्टिकुलर मिसस्टेटमेंट उनको पता नहीं चला था, ओके। सो करंट ऑडिटर क्या कर सकते हैं, ओके, सो करंट ऑडिटर क्या कर सकता है, ऑडिटर वो पिछला जो भी ऑडिटर था उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ओके। द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट द मिसस्टेटमेंट विद द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट से डिस्कस कर सकते हैं एंड TCWG से भी डिस्कस कर सकते हैं एंड रिक्वेस्ट मतलब कम्युनिकेट विद द प्रीडेसेसर ऑडिटर टू बी इन्फॉर्म, उनको भी पता चले, ऐसा आप मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस को बोल सकते हो, ओके।
if the prior period financial statements are amended, okay, prior period financial statement उसके बाद मालूम पड़ा एंड उसके अकॉर्डिंगली मिसस्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट ऑफ गवर्नेंस ने क्या किया, चेंज किया है, ओके, देन एंड द प्रीडिसेसर ऑडिटर एग्रीज टू इशू अ न्यू ऑडिट रिपोर्ट। अब प्रीडिसेसर ऑडिटर को लग रहा है कि अभी हाँ ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली अभी नया रिपोर्ट इशू करना पड़ेगा, देन एंड न्यू ऑडिट रिपोर्ट, सो आप प्रीडिसेसर ऑडिटर क्या करेगा, न्यू ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा एज पर द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द प्रायर पीरियड एंड द ऑडिटर शैल रिपोर्ट ओनली ऑन द करंट पीरियड। सो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, जो करंट ऑडिटर है उसको क्या करना चाहिए, उसको सिर्फ करंट पीरियड का ही ऑडिट करना चाहिए, ओके, और रिपोर्ट भी सिर्फ करंट ईयर का ही देना चाहिए, ओके। If the prior period financial statements were not audited, the auditor shall state in the other matter paragraph that the comparative financial statement, जो comparative जो पिछले साल का financial information वो unaudited है, ऐसा आप statement other matter paragraph में बता सकते हो, okay. So that's it for today. Thanks for watching Civism channel.